स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे जियोथर्मल फॉर फ्यूचर। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए जियोथर्मल जो है उसकी ज़रूरत क्या है। तो हिसाब यह है कि हम लोग को चाहिए जो नॉन पॉल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी हो, और बहुत अच्छा होगा अगर वो 24/7/365 हो। मतलब कि न्यूक्लियर जैसा स्टेबिलिटी दे बेस लोड का विदाउट न्यूक्लियर वेस्ट। तो वो चाहिए। अब रहा बात कि इस मामले में जियोथर्मल बेस्ट है, बट प्रॉब्लम है कि वो बहुत रेयर है। यानी कि अभी हमारा जो टेक्नोलॉजी है जियोथर्मल का, वो हम लोग जियोथर्मल वेल को खोजते हैं कि कहाँ पे है वो, वहाँ पे हम लोग निकालते हैं। अगर आपके कंट्री में मिल गया तो बल्ले बल्ले, कोई टेंशन ही नहीं है। नहीं मिला तो दिक्कत हो जाता है। तो हिसाब ये है कि कॉन्सेप्ट अब ये हो गया है, मतलब कि हम लोग को इतना बिजली चाहिए कि जियोथर्मल अगर थोड़ा सा भी हेल्प कर पाता तो बहुत फायदेमंद होगा। तो कॉन्टेक्स्ट यही है कि वो गोल हम लोग को ये कर देना है कि खोजने की जगह पे कि भैया खोजो कहाँ पे है, मतलब हॉट स्प्रिंग, वहाँ पे हम लोग बनाने लगे कि ठीक है हम लोग यहीं खोद के बना रहे, क्योंकि ये है आप पूरा पृथ्वी में कहीं पे भी ड्रिल कीजिए 2-3 किलोमीटर पहुँचते पहुँचते आपको गर्मी मिलना शुरू हो जाएगा। 10-12 किलोमीटर के बाद तो आपको सोचना ही नहीं है। 10-12 तो मतलब उबलने वाला 500-600 डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा। मतलब उतना तो शायद नहीं जाएगा, 250 200-300 से जाएगा, लेकिन आप उसे ठंडा नहीं कर पाएंगे। तो वो आपको मिल जाता है। और इसमें 2-3 कंपनी ट्राई कर रही है। जैसे क्वाइजार एनर्जी का है, इसको हम बहुत पहले कवर किए थे कि मतलब ये लोग माइक्रोवेव मिलीमीटर ड्रिलिंग कर रहे हैं ऐसे करके। ये लोग अब फिजिकल प्लांट बनाने में आ गए जहाँ वेव गाइड का इस्तेमाल करके ड्रिलिंग करेंगे। ये एनर्जी ड्रिलिंग है। अब रहा बात की आज जो हम लोग जिसके बारे में बात करेंगे वो फर्वो एनर्जी। तो ये जो फर्वो एनर्जी है इनका है कि सर ऑयल इंडस्ट्री में हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग हो चुका है, यानी कि आप 3-4 किलोमीटर जाइए और उसके बाद आप ड्रिल बेड को मोड़ लीजिए। ये पॉसिबल है आज के टाइम में, मतलब काफ़ी टाइम से था। लेकिन अब इसका काफ़ी ग्रोथ हो गया है। ग्रोथ इसलिए हुआ है क्योंकि जब अमेरिका पगलाया इसके पीछे, क्या बोलते हैं, फ्रैकिंग के पीछे, तो ये टेक्नोलॉजी पे धड़-धड़ा के इन्वेस्टमेंट है। ये था पहले से, मैं एकदम क्लियर करता हूँ, ऐसा बात नहीं कि नहीं था। ये इराक और कुवैत का बूम बम डिम उसमें वही था। मतलब इराक वही कर रहा था, कुवैत हॉरिजॉन्टली ड्रिल करके हमारा तेल चुरा ले रहा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे जाके हॉरिजॉन्टल कर लेना पॉसिबल है। तो रहा बात कि उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, ना कि नया तरीका ड्रिल करें। इसका फ़ायदा ये होता है अगर आप मतलब ये मान लीजिए कंपनी क्रैक कर लेती है, तो ये बहुत डीप जा पाएँगे। मतलब बहुत ही डीप की बात हो रही है, मतलब 10 किलोमीटर प्लस बात कर रहे हैं। अगर आप नॉर्मल लेते हैं तो ये उतना डीप नहीं जाएगा। 3 से 4 किलोमीटर के बाद तकलीफ होने लगेगी। 5-10 किलोमीटर से आगे जाने लगेंगे तो खर्चा पागल जैसा होने लगेगा। तो ये हॉरिजॉन्टल जाने पे कोशिश करें। ये भी हॉरिजॉन्टल जाएगा, लेकिन ये ड्रिल मेनली एनर्जी पे कर रहा है। यहाँ पे है कि सर ये टेक्नोलॉजी है, ऑयल एंड गैस ने इसको पूरा रिफाइन किया है, उसी से हम अपना जियोथर्मल पावर प्लांट चलाते हैं। तो लॉजिक वही है कि हॉट और वाटर स्प्रिंग्स खोजने के जगह पे, यानी जहाँ पे मैग्मा में क्रैक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉट पॉकेट मिल चुका है, वो सबको खोजने के जगह पे कहीं पे भी बना लो। मतलब यहाँ पे पब्लिक है, यहाँ पे डिमांड है, इसी के बगल में बना दो, वो चाहिए। तो रहा बात ये फर्वो एनर्जी जो है, इनका हिसाब ये है कि टेक्नोलॉजी इन्होंने पूरा कॉपी पेस्ट कर लिया आपका ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री से। नया कुछ नहीं कर रहे, मतलब ये बस उठाए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दिया है। और इनका हॉरिजॉन्टल रिग है और हाइड्रोलिक फैक्टरिंग कर रहे हैं। मतलब कि जब आप जाते हो लेयर में, हॉट रॉक्स में, वहाँ पे आप हाई प्रेशर वाटर प्लस एग्रीगेट, ये एग्रीगेट क्या होता है, ये उनका स्पेशल सॉस है, वो एग्रीगेट डालते हैं। बात है कि आप पानी हाई प्रेशर में डालोगे, छेद वाले पाइप से वो घुसेगा, क्रैक करेगा, फैलेगा, और पानी अगर स्टीम बन जाता है, सुपर हीटेड स्टीम है, वो ऑलरेडी और प्रेशर लगाएगा, तो आपका वो क्रैक करके फैलने लगेगा। लेकिन वो क्रैक्स वापस क्लोज है, क्योंकि पहली बात वहाँ का जो रॉक है वो अंडर प्रेशर है, ऊपर से 200-300 डिग्री पे है, तो वो ऑलरेडी ये है, क्या बोलते हैं, मैल्यूएबल है, तो वो तुरंत सील हो जाएगा क्रैक्स। इसीलिए उसमें थोड़ा सा एग्रीगेट रहता है कि आप डाल दीजिए लेकिन वो सील ना हो जाए, इसीलिए उसमें थोड़ा सा रहता है। जैसे कि फ्रैकिंग के केस में पानी और सैंड डाला जाता है, तो पानी मेन काम करता है, लेकिन सैंड उस जगह पीछे पीछे जाते रहता है, और सैंड का काम बस ये रहता है कि जब पानी हट जाएगा तो वो मतलब गैप बना के रखा रहेगा, मतलब बेसिकली परमेबिलिटी अलाउ रखेगा। तो यहाँ पे वही कर रहे हैं। तो इस टेक्नोलॉजी को, यानी कि हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग और हाइड्रोलिक फ्रैकिंग करने को हम लोग कहते हैं इनहांस्ड जियोथर्मल सिस्टम, यानी कि ईजीएस सिस्टम। ये अभी का टेक्नोलॉजी है। तो ये तो हो गया ड्रिलिंग का, ठीक है। अब रहा बात ड्रिलिंग को एम्पलीफाई कैसे करना है, तो वहाँ पे ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड अकूस्टिक सेंसिंग। यानी कि ये ऐसा फाइबर ऑप्टिक डालेंगे, ये फाइबर मतलब कई किलोमीटर तक जाएगा, क्योंकि आप भले 3 ही 4 किलोमीटर नीचे ड्रिल कर, 3-4 भी ज़्यादा ही बता रहे, 2-3 मान लीजिए, लेकिन आप ऐसे कई किलोमीटर तक जा सकते हैं। तो सारा पूरा, मतलब जैसे जैसे आप जा रहे हैं, आपका जो ये है ड्रिल पाइप जाएगा, उसके पीछे पीछे फाइबर खींचते जा रहे हैं आप। तो उसमें क्या फ़ायदा है, उसमें फ़ायदा है कि आपको सेंसर है, ये फाइबर ही सेंसर है। एक्चुअली फाइबर के अंदर हर मीटर में जनरली एक ठो नोड रहता है, वो नोड रिएक्ट करता है। तो हिसाब ये रहता है कि फाइबर में आपने पल्स भेजा, पेंग,
पल्स भेजा, सारे नोड जो हैं वापस रिफ्लेक्शन भेजेंगे, और आपका जो ये कंप्यूटर है, रिसीवर है, वो टाइम ऑफ फ्लाइट देख के बताता है कि ये कौन नोड से हमको सिग्नल आ रहा है। तो ये पूरा स्ट्रिंग जो है, चाहे कितना भी किलोमीटर हो, 10 किलोमीटर मान लीजिए, वो सब बता रहा है कि ये नोड पे क्या क्या वाइब्रेशन चल रहा है। तो एक बहुत अच्छा डेटा मिलता है। आप जब भी ड्रिलिंग कर रहे हैं, वाइब्रेशंस है, बहुत सारा वेक्टर है, क्रैक हो रहा है, वो सब हो रहा है, अगर आप पूरा एक वाइब्रेशनल डेटा निकाल पाते हैं तो थोड़ा सा पता चलेगा हो क्या रहा है। मतलब अभी हम लोग एकदम ब्लाइंड ड्रिलिंग कर रहे हैं, लेकिन जब आप पीछे सेंसर लाए तो आपको पता चलने लगता है कि क्या हो रहा है। ये एक हो गया। दूसरा है टेम्परेचर वाला भी डाल रहे हैं, वो ऑलमोस्ट इसी लॉजिक पे है। रेले स्कैटरिंग कहते हैं, मतलब कि एक क्रिस्टल है, मतलब हर मीटर पे एक क्रिस्टल है जो आपका लेजर के साथ छेड़खानी करेगा अगर तापमान बदलता है, और उसके हिसाब से आप बता सकते हो कि कितना तापमान है। टाइम ऑफ फ्लाइट का इस्तेमाल करते हैं ताकि मतलब एक ही फाइबर में कई सौ, कई हजार या कई लाख भी हो सकते हैं, वो आराम से बता देगा। मतलब मैंने कुछ कुछ डिज़ाइन में सुना है कि अंडर सी फाइबर केबल के लिए आजकल यूज़ होता है, जो ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर तक जाता है। 100 किलोमीटर तक फाइबर है, उस पे हर कुछ मीटर पे आपको पता चल रहा है क्या क्या हो रहा है। इतना हाई डिटेल डेटा मिल जाता है। तो इसका इस्तेमाल करके ये फीडबैक लूप बना रही है, यानी कि आप ड्रिल कर रहे हैं, ड्रिल करके आपको एक्चुअल पता चला, मैंने आपने गेस किया, जियोथर्मिक स्टडी में आपने गेस किया कि यहाँ पे कैसे पत्थर मिल रहा है। ये जो कि एक्चुअल मतलब शॉक डेटा दे रहा है, तो पता चला कि जब मेरा मशीन इतना प्रेशर डाल रहा है, रॉक्स कैसे बिहेव कर रहा है, शॉक कैसे ट्रैवल कर रहा है, बहुत सारा डेटा क्लियर हो जाता है। फिर उसमें आपको टेम्परेचर भी मिल जाता है कि हीट फ्लक्स कैसे फ्लो हो रहा है। ये सारा डेटा अलाउ करता है इनको कि सर हमने वेल ड्रिल किया, मतलब पहला वेल जो है पायलट वेल, वो इनको इतना फीडबैक दे देता है कि अच्छा सर आप इस डायरेक्शन में जाओ, हॉरिजॉन्टल यहाँ जाओ। अब वहाँ पे भी जाए, जैसे मान लिया ड्रिल करना शुरू किया, नहीं सर ये टेम्परेचर डेटा बता रहा है, सर ये कोल्ड स्पॉट है, यहाँ पे कुछ नहीं होना है, तुरंत ड्रिल मोड़ दो, दूसरी जगह चले जाओ। तो ये फीडबैक लूप जो है वो इनका यूनिक है। मतलब कि मिक्स करना, ये सारी टेक्नोलॉजी पहले से बना जा चुकी है, बस ये सारे को एक साथ डाल के जियोथर्मल वेल का इजाद करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जियोथर्मल वेल खोज नहीं रहे, इजाद करेंगे। सर हम ड्रिल करेंगे, ड्रिल आप कहीं पे भी करोगे तो रैंडम मिलेगा ना कि भाई कहीं मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो ये सारे सेंसर का इस्तेमाल करके वो फीडबैक करते जाएंगे कि ठीक है सही 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 डायरेक्शन में, यानी कि वेल बहुत सारा नहीं करना है, कुछ ही वेल, क्योंकि वेल ही सबसे बड़ा खर्चा आएगा। तो खूब सारे वेल नहीं बनाने, सही वेल बनाना है। यहाँ पे गर्म है, हम यहीं जाएंगे, तो कैसे जानेंगे? तो ये टेक्नोलॉजी फीडबैक लूप देता है उनको। तो रहा बात इनका काम करने का तरीका क्या, तो यही बोले 2 से 5 किलोमीटर तक ड्रिल कर सकते हैं। जनरली 5 नहीं गए हैं, जा सकते हैं, उतना है। मतलब कि आप ऑन लैंड ऑयल रिगर्स के पास जाएंगे कि भैया हमको 5 किलोमीटर ड्रिल करना है, वो मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नॉर्मल है, ऑयल और गैस वेल के लिए नॉर्मल है। हॉट रॉक्स पहुंच जाना है, और हॉट रॉक्स में इनको हॉरिजॉन्टल, मतलब कि आप ड्रिल किया उसके बाद हॉट रॉक्स जो है वहाँ पर आप सीधे सीधे पैरेलल ड्रिल करना है। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे परफोरेटेड ट्यूब्स इस्तेमाल होते हैं, यानी कि ऊपर तक जो ट्यूब्स है वो पूरा सील है, लेकिन जैसे आप जहाँ पे जाएंगे, जहाँ पे आप फ्रैकिंग करना चाहते हैं, वहाँ पे ट्यूब रहेगा जिसमें छेद रहेंगे खूब सारे। तब आप उसमें हाई प्रेशर पे वाटर और रॉक मिक्स डालेंगे। अब रहा बात, वो रॉक कौन सा है, क्या यूज़ करें, वो उनका स्पेशल सॉफ्टवेयर, हर कंपनी अपना कुछ ट्राई करते रहती है, वो डालेंगे, वो इसको फाड़ देगा। वही मतलब क्रैकिंग करते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं वॉल्यूम फ्रैकिंग। जब वो क्रैक कर दिए हैं, अब उसकी जगह पे जो आपका एग्रीगेट है, वो वहाँ पे एक समझिए लो पोरोसिटी सील बन रहा है, ताकि कोलैप्स तो करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो पूरा सील नहीं हो पाएगा। तो फायदा रहेगा कि आपको हीट मिलता रहेगा। और यहीं पे आप मल्टीपल वेल ड्रिल करोगे, मतलब कि एक से नहीं होगा। आप भले हॉरिजॉन्टल कर रहे हो, लेकिन कई सारे करोगे, कई सारे, मतलब कि आराम से 50-60 तक का बात हो सकता है, कई सारे करेंगे। और उसमें मेन लॉजिक ये है कि भले एक वर्टिकल रहे, हॉरिजॉन्टल खूब सारा रहेगा। बाय द वे ये भी पॉसिबल है कि आप ऐसे आइए, वापस निकालिए ड्रिल को मोड़ दीजिए 5 डिग्री, फिर आप इधर ड्रिल कीजिए, फिर आइए, फिर नीचे कीजिए, फिर इधर ड्रिल कीजिए। ये सब पॉसिबल है आज के टाइम में। तो ये करके मतलब आप समझ लिए पूरा जाली सिल रहे हैं। जैसे हम लोग का सर्जरी के टाइम में डॉक्टर लोग अंदर घुस के काम कर लेते हैं, बिना ऊपर चीरा लगाए, वही कर रहे हैं। मतलब कि पहले नीचे जाओ, नीचे जाके खूब जाली बना दो, जहाँ जहाँ हॉट पॉकेट है वो फाइबर फीडबैक देता रहेगा, उससे करते रहेंगे। कहाँ है, जहाँ जहाँ उनको मिल रहा है डेटा अच्छा है, ठीक है, वहाँ पर जाके फ्रैकिंग करो। अब उसके ऊपर मतलब आपने पहले नीचे गए, नीचे में आपने फाड़ दिया, अब ऊपर गएंगे, ऊपर में ये कलेक्शन ट्यूब है, कलेक्शन ट्यूब के लिए आप फिर से फैला रहे हो। तब आप नीचे वाले में इंजेक्शन करो, ऊपर वाले से कलेक्शन करो, आपको गर्म पानी मिल जाएगा। वही है। और ये जो मोटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, टिल्ट मोटर सिस्टम जो है, ये बेसिकली जो आपका ड्रिलर है वो ड्रिल लिक्विड पे चल रहा है, फ्लूइड प्रेशर पे चल रहा है, वो तो चल रहा है आपका आराम से, लेकिन आप एंगल चेंज कर सकते हैं। उसका एंगल जो है, उसमें एक एक्सेंट्रिक शाफ्ट है, वो ट्विस्ट कर सकता है अपने आप को, तो किस डायरेक्शन में वो ड्रिल कर रहा है वो चेंज हो जाता है। और वही ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं पॉलीक्रिस्टल डायमंड, ताकि ये ड्रिल बिट जो है घिसे नहीं जल्दी। क्योंकि इनका जो पूरा टैक्टिक्स है, वो टैक्टिक्स इस बात पे कि ऑयल इंडस्ट्री सॉर्टेड है, वो लोग ज़्यादा छेड़खानी नहीं करते, क्योंकि उनका मेन पैसा ऑयल से आता है। इनको वैसा नहीं चलेगा, इनको है कि सर हमें ड्रिलिंग में पैसा बचाना है। क्यों? क्योंकि ड्रिलिंग ही सबसे महंगा चीज़ है।
एक बार अगर ये ड्रिल कर लिए, ऐसा नहीं कि इनका ऑयल गैस खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं कि मार्केट का प्राइस पे कोई फ्लक्चुएशन आएगा। बिजली का दाम लोग घटाते ही जा रहे हैं, लोग उस पे पड़े हुए हैं कि बिजली का दाम घटाओ, तो इनको ड्रिलिंग पे ही पूरा मेहनत करना है। अगर ये ड्रिलिंग का दाम सस्ता कर पाते हैं, ड्रिलिंग के बाद जो मशीन्स लगेंगी, जो बिजली बनाएगा, वो फ्री है। ड्रिलिंग में लुट जाते हैं लोग, तो इनको ड्रिलिंग में एक एक स्टेप पे वो ध्यान दे रहे हैं कि अच्छा जैसे मान लीजिए ये है पॉलीक्रिस्टलाइन डायमंड कॉम्पैक्ट ड्रिल बिट, क्या ये हर कोई यूज़ करता है? नहीं, क्यों नहीं करता? बहुत महंगा होता है। तो ये क्यों कर रहे हैं? बात है कि इनको समझ में आ गई ड्रिलिंग में टाइम सबसे महंगा चीज़ है। तो इनके केस में ऑयल डाल रहे हो, ऑयल का हमें फॉर एवर वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे वैसे उनके पास नहीं है, तो इनको है कि भैया फटाफट करो, तो वहाँ पे इनको टाइम का वैल्यू आ रहा है। तो ऐसे करके बैलेंस कर रहे हैं हर एक चीज़ कि कौन सा ड्रिलिंग कर रहे हैं। एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल हो रहा है, एआई का इस्तेमाल हो रहा है कि कैसे हम पाथ ट्रेस करें कि टाइम वेस्ट कम हो। तो ये इनका वर्किंग में मेन लॉजिक वही है कि फीडबैक लूप चला रहे हैं। सर टेक टूल्स हैं, टूल्स रेडी है, बस सारे टूल्स को हमें ऑप्टिमाइज दूसरे के लिए करना है। बाकी समय ऑप्टिमाइज किया जा रहा है, स्टेबल रखो, उसमें ऑयल आ रहा है, वो सब के लिए करो, वो अलग रिक्वायरमेंट है। यहाँ है कि फटाफट ड्रिल करो, जितना जल्दी ड्रिल करेंगे उतना कम दाम में ये बिजली बेच पाएंगे, क्योंकि वो उनका कैपिटल कॉस्ट है। जितना जल्दी आप कैपिटल कॉस्ट निपटा देते हैं, उतना जल्दी आप रिटर्न पे करना शुरू करेंगे। रिटर्न पे करना शुरू करेंगे, इंटरेस्ट कम रहेगा, नहीं तो इंटरेस्ट ही भाग जाएगा। तो ये हुआ वर्किंग्स का। अब रहा बात, ये प्लांट इन्होंने बना लिया है, तो ये प्लांट है बाइनरी साइकिल प्लांट जिसे कहते हैं, यानी कि ओपन लूप नहीं है। बहुत सारे ओपन लूप प्लांट ये होता है कि इसमें आप पानी डालते हैं, वो पानी स्टीम बन के आता है, उससे डायरेक्ट टरबाइन चलाते हैं। ये हर जगह लोग नहीं करते हैं। इसमें ये जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ओपन लूप नहीं है, ये क्लोज साइकिल है। यानी कि जो ब्रैकिश वाटर ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पानी एक बार अंदर जाएगा, बाहर आएगा गर्म होकर, बहुत हाई गर्म होकर, भाप नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? प्रेशर में वो आएगा वापस, और फिर वो साइकिल होता रहेगा। उसको ये लोग लीक नहीं कर रहे हैं, उससे टरबाइन निकल, उससे बस एक हीटर चल रहा है। उस हीटर से, यानी हीट एक्सचेंजर पे आप दूसरा चीज चला रहा है, जैसे कहते हैं और ऑर्गेनिक रैंकन साइकिल। ऑर्गेनिक रैंकन साइकिल है आपका जो हीट सोर्स है, उससे वो इवेपोरेटर, एक्सपैंडर, हीट सिंक, फिर पंप, और ये साइकिल आपका चल रहा है। ऑर्गेनिक रैंकन साइकिल हम मेरे चैनल पे कई बार कवर कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। और रेडिएटर जो है एयर कूल्ड है, ये कोल्ड सिंक, यानी कि जहाँ पे आप गर्मी निकाल रहे हैं। बिजली से ये क्या बोलते हैं, गर्मी से बिजली डायरेक्ट नहीं बन सकता, उसमें मतलब एनर्जी को कहीं जा रहा है, उसके बीच में आप निकाल सकते हैं, डायरेक्ट नहीं डाल सकते कि मतलब यहाँ गर्म है सीधे चला दो ना। यहाँ गर्म है, गर्मी इवेपोरेटर से कंडेंसर में जा रहा है, आप बीच में एक्सपेंडर से बिजली निकाल दे रहे हैं। मतलब इसीलिए आप जितना भी एनर्जी का ड्राइंग देखें ना, मतलब एक बड़ा सा एरो निकल रहा है, थोड़ा सा आप मोड़ ले रहे हैं, एरो को हमेशा हॉट टू कोल्ड जाना रहता है, कोल्ड जरूरी है, इसीलिए आप हॉट तो निकाल लिए, कोल्ड कहाँ है? कोल्ड है आपका एम्बियंट, तो एम्बियंट के लिए रेडिएटर है, ये रेडिएटर ठंडा करता है ताकि साइकिल रिपीट होता रहे। तो यही है। और इसमें मेन है कि इनको पानी का कोई खपत नहीं। पहली बात, ये सील कर दिए हैं, तो यहाँ पानी का कोई टेंशन नहीं है। दूसरी बात, ये जो रेडिएटर है जिसमें इतना बड़ा है, इसको भी ये लोग कर दिए सर, ये ड्राई चलेगा, उसमें मतलब एयर कूल्ड रेडिएटर है। जैसे कोल पावर प्लांट में एक भारत में है, एक ही है, झारखंड में है, कर्णपुर में, जहाँ पे वो एयर कूल्ड कंडेंसर है। मतलब कोल पावर प्लांट को एयर कूल्ड कंडेंसर से चला रहे हैं, क्योंकि बात है कि कोल पावर प्लांट पूरा नदी कटक जाता है, खत्म कर दिया। इंडिया में कई कोल पावर प्लांट्स को बंद करना पड़ा, या उसके यूनिट्स को बंद करना पड़ा, क्योंकि भैया पानी खत्म हो गया, ये इतना पानी पीता है। तो ये ऐसा नहीं कर रहा है, पानी नहीं पीता, इसको कोई टेंशन नहीं है। अब रहा बात ऐसा वो कर क्यों सकता है? वो इसलिए कर सकता है कि मिलफर्ड यूटा में है, जो कि यूएसए में है, जहाँ की बहुत गर्मी पड़ती है, एकदम पागल जैसा गर्मी पड़ता है, 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाते हैं, और लोग हाय तौबा करते हैं। 5 डिग्री एवरेज जब पूछेगा तो लोग कहते हैं 10 डिग्री सेल्सियस है। इजीली वो कर सकते हैं। मतलब मैं एकदम क्लियर, ऐसा नहीं कि आप इसको इंडिया में नहीं कर सकते या राजस्थान में नहीं कर सकते, कर सकते, बस इफिशिएंसी घट जाएगी। और ओआरसी ऐसे ही बहुत खराब होता है इफिशिएंटी में। हम लोग टरबाइन ये स्टीम के पीछे इसीलिए भागते हैं। स्टीम अगर आप फ्यूल कंट्रोल कर रहे हैं, स्टीम से बेटर कुछ नहीं है, क्योंकि वो बहुत हाई कन्वर्शन इफिशिएंसी देगा, 30, 35 सुपर क्रिटिकल जा रहे हैं, जो कि उसी में है, क्या बोलते हैं आपका इंडिया का पहला झारखंड में है, कर्णपुर में, वो सुपर क्रिटिकल है। वो आपको आराम से 40 छुआ सकता है, कुछ कुछ डिज़ाइन में 45 छुआ सकता है। और ये सब बहुत बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक बता रहे हैं, 10% छू पाएगा, तो ये एक पेनल्टी पड़ता है। बस हमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फ्यूल नहीं जला रहे हैं आप, फ्यूल के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं, जियोथर्मल है फ्यूल आपका, बेसिकली वो फ्री है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। इसीलिए ओआरसी सेंस बनता है। और ओआरसी लो टेम्परेचर पर चमकता है, यानी कि इतने टेम्परेचर पर अगर आप स्टीम से करना चाहेंगे, जान निकल जाएगा। वहीं पे ओआरसी बोलेगा थारा भाई संभाल लेगा। तो ये ओआरसी आपका ज़्यादा उतना इफिशिएंट नहीं होता। और इन लोग का जो प्लांट बनाया जा रहा है 500 मेगावाट ई है, तो समझ लिए थर्मल एनर्जी कितना होगा। वो मान लीजिए 500 मेगावाट ई जो है इलेक्ट्रिकल, वो उनका इलेक्ट्रिकल आउटपुट है, थर्मल 90% और होगा। तो ये प्लांट इन्होंने बनाया ज़्यादा, और मतलब एक यूनिट रेडी हो गया है, ये ऑलमोस्ट 100 मेगावाट से ज़्यादा बिजली ग्रिड में डालना शुरू कर दिए हैं, हो गया, दी एंड हो गया, कर दिए,
बाकी सब क्लेम कर रहा है हम ये करेंगे वो करेंगे, इन्होंने बनाया, ड्रिल कर दे दिया सर, टेक इट इनको। अब बात करते हैं इंडिया के लिए। तो यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत बार मतलब इंसानियत एक ही जैसा गलती बार बार रिपीट करता है, जो कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स। तो हिसाब वही है कि हम लोग को एक मैजिक टूल के पीछे नहीं भागना कि ये हमारा सारा समस्या सॉल्व कर देगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आपको हमेशा राइट टूल फॉर द राइट जॉब, जैसे कि मैं बोलता हूँ सोलर बहुत अच्छा है, तो क्या वो बहुत अच्छा है? हाँ एकदम अच्छा है। क्या वो सारा काम है? नहीं, कभी नहीं, कतई नहीं। इसीलिए आपको कई सारी चीज़ों से मिक्स करना है। इंसानियत बार बार इसी बात पे डूबी है कि वो एक के पीछे भागे, न्यूक्लियर हमारा सारा सॉल्व कर देगा, बूम खत्म। फिर हमारा ये सॉल्व कर देगा सारा, बूम खत्म। तो वही समझिए, सोलर से सिर्फ काम नहीं चलेगा, विंड से खाली काम नहीं चलेगा, जियोथर्मल से खाली नहीं, बायोमास से नहीं चलेगा, लेकिन सबको मिक्स कीजिए तब काम आराम से चलेगा। आपके बॉडी में इतने सारे ऑर्गन क्यों हैं अलग अलग काम करने के लिए? ताकि वो सब में स्पेशलाइज्ड रहे, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वही करना है हमें। तो जैसे कि हमें इसका क्या फ़ायदा होगा, ये मतलब जियोथर्मल बनाने का? हम इससे शहर ठंडा कर सकते हैं। मतलब बिजली हमें उतना कुछ मिलेगा नहीं, और रहा बात इंडिया में बिजली का मेन कंजम्पशन ठंडा करने में हो रहा है, तो आप डायरेक्ट ठंडा करो ना। तो लॉजिक वही है कि जो हीट से जियोथर्मल हीट मिलता है उसे हम लोग कहते हैं लो ग्रेड हीट, यानी कि सब 200 डिग्री सेल्सियस। ये गर्म है, आदमी को लगा तो आदमी तो ऊपर ही चला जाएगा, लेकिन बहुत गर्म नहीं है। मतलब कि इंडस्ट्री में मैं जाऊंगा, मैं बोलूँगा आपको सिर्फ 200 डिग्री सेल्सियस का हीट देंगे, बोलेंगे सर खाना का वहाँ हो रहा है, वो सील करते हैं ना हम लोग पैक, उसके प्लास्टिक के लिए इतना चाहिए या ड्राई करने के लिए इतना चाहिए। कुछ भी नहीं हो सकता 200, मतलब हैवी इंडस्ट्री तो नहीं चलेगी। लेकिन उसको ओआरसी में भी आप डाल दोगे तो वो चल जरूर जाएगा, बिजली मिल जाएगा, लेकिन बहुत वेस्ट होगा। और वही बोल रहे हैं 5 से 10% ही आपका इफिशियंसी। और वो मैं भी, मुझे वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक लग रहा है कि इंडिया गर्म है। बोले ना 5 डिग्री सेल्सियस है, गूगल बोलता है एवरेज 10 डिग्री सेल्सियस है। मैंने पूरा वो निकाल के देख लिया, क्या बोलते हैं आपका वेदर डेटा 1 ईयर का हिसाब वही आ रहा है, 35 उनका मैक्सिमम है, हमारा मैक्सिमम 65 है। 65 भाई, वो इफिशियंसी 5 भी मिल जाए बड़ी होगी, बड़ी बात होगी। तो रहा बात कि इसमें हम लोग कर क्या सकते हैं? हमारे पास वो प्रॉब्लम तो रहेगा, कुछ भी आप करना चाहें तो वो प्रॉब्लम रहेगा कि सर हमारा कोल्ड कोल्ड नहीं है, कोल्ड सिंक जो है, यानी जहाँ पे वेस्ट हीट डाल रहे हैं वो ठंडा नहीं है, क्या करें वहाँ पे? तब वही है कि अगर आप उसे एब्जॉर्प्शन चिलर चलाने लगते हैं जो कि आपको 0.6 देगा, अब आपके पास फायदा है कि आप जो गीगावाट्स का हीट निकाल रहे हैं उसका 0.6 मतलब कि समझिए 60% कूलिंग बन जाएगा। अब वो बहुत है, उसको आप आराम से एयर कूल्ड कंडेंसर से आप चला सकते हैं। और ये इस इतना कूलिंग का एक जगह पे मिल रहा है, उसका करेंगे क्या? उससे आप डिस्ट्रिक्ट कूलिंग चला सकते हैं। ये आपका पैसा बचाएगा, पर्यावरण बचाएगा और दिल्ली को रहने लायक बनाएगा। और इंडिया में पहला ये क्या बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम अहमदाबाद के पास गिफ्ट सिटी करके है, वहाँ पे ये बनाया गया है। तो वहीं पे हम लोग ये बना सकते हैं कि ये प्लांट लाओ, इसके बगल में बना, तो इसको चलाने के कई मेगावाट लगते हैं, कई मेगावाट लगते हैं, गीगावाट तक का खपत होता है बिजली का, गीगावाट आवर में। लेकिन बात है कि ये बहुत इफिशिएंट है कंपेयर टू हर बिल्डिंग में अपना बड़का बड़का चिलर लगाए, बड़का बड़का वो कूलिंग टावर ऊपर लगाए। उससे बेटर है कि ये चलाओ, ये बहुत इफिशिएंट होता है कंपेयर टू हर बिल्डिंग छोटा छोटा करे। तो आराम से आप ऐसा कर सकते हैं, दिल्ली है, दिल्ली में आप ड्रिल कर लो साइड वाले एरिया में, वहां पे ये बना लो। किसको ठंडा करोगे? हर एक घर को नहीं, उस पर उतना प्रैक्टिकल सेंस नहीं बनता। कर भी सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, मे बी इंडिया ही पहला कंट्री बने जो करे। लेकिन आप आराम से मॉल्स को, ऑफिस बिल्डिंग्स को, हॉस्पिटल सबको, जो भी बड़े लोड है जहाँ पे ऑलरेडी चिलर है, क्योंकि जहाँ चिलर है वहाँ प्लम्बिंग ऑलरेडी की हुई है, तो चिलर के जितने कंज्यूमर्स हैं उनको आप बोलो सर आप चिलर तो ऑलरेडी रखे हो ना, कुछ नहीं सर आप एक ठो ये हीट एक्सचेंजर रख लो जिसमें हम पानी डालेंगे, ठंडा पानी जो कि 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा, आप उसको गर्म करके हमें भेज दीजिएगा, जो कि अराउंड 12 डिग्री तक गर्म होता है। ये इसका है क्या बोलते हैं सिस्टम का। तो फायदा ये होता है कि हमें चाहिए क्या, मतलब बिजली लेके हम लोग करेंगे एसी चलाएंगे। अगर एसी उस गर्मी से डायरेक्ट चलाते हैं तो कन्वर्शन इफिशिएंसी हाई होता है। भले सीओपी 0.6 है, लेकिन अगर आप उसका सिर्फ 5% इफिशिएंसी निकाल रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं 2 या 3 सीओपी से, जो कि बहुत रेयरली इंडिया में मिलेगा। इंडिया में आपको 2-3 सीओपी चिलर नहीं देता है। कैसे दे पाता है? कूलिंग टावर में पानी छिड़कने लगते हैं, तो पानी गटक रहे, वो फेयर पॉइंट नहीं है। तो क्योंकि वही बोल रहा है, अगर आप पानी खपत करने पे, जैसे मान लीजिए कि ये लोग कहे कि सर हमारे पास नदी है हम पानी खपा सकते हैं, तो भैया उसमें भी खपा दो, तो वो सी से आपका क्या बोलता है 0.6 जो मैं बता रहा हूँ वो 1.6 को जाएगा। तब तो डिस्कशन ही नहीं है सर कितना कूलिंग है। हाँ जी, कुछ गीगावाट का कूलिंग है, पूरा दिल्ली में संभाल रहा हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये हमारा बहुत अच्छा फायदा करेगा। मैं बोल राइट टूल फॉर द राइट जॉब। एक चीज से हमारा समाधान नहीं होगा, लेकिन कई सारी चीजों को मिक्स करिए, जैसे आपका शरीर है, समस्या हो जाएगा, सारा समस्या होगा। और एक और भी कर सकता है, ये बड़े शहर में एक फायदा होगा कि बहुत सारी इंडस्ट्री होती है आउटर एरिया में जिन्हें गर्मी चाहिए होता है, वो हीट पंप से गर्मी निकाल सकते हैं। अगर आप उनको दे पाते हो कि सर हम आपको पाइप दे रहे हैं, सर इसमें क्या है, इसमें सर गर्म पानी, कितना गर्म पानी, 50 डिग्री सेल्सियस। अब बोलेंगे तो हमें तो चाहिए 200-300। आप
ये कीजिए, क्या बोलते हैं, कैस्केड हीट पंप इस्तेमाल कीजिए, मतलब 2 रेफ्रिजरेंट लूप चलेगा, लेकिन आप ठंडा नहीं कर पाओगे, बोल रहे गीगावाट्स ऑफ हीट है उसमें, ठंडा आप कर नहीं पाओगे, चलाते रहो, बहुत इफिशिएंट हो जाएगा। तो आप मतलब ठंडा एक जगह निकालिए, जो ठंडे का क्या मतलब, आप गर्मी खींच रहे हैं, गर्मी दूसरी जगह को बेचिए, साइकिल कीजिए, मतलब कि हम लोग बस निकाल के हवा में फेंक दे रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, खींचिए और डिलीवरी कीजिए, 2 in 1, जैसे हम लोग कहते हैं कंबाइंड हीट एंड पावर। तो हमारे लिए ये बहुत फायदेमंद टेक्नोलॉजी है। अगर इस तरह का जियोथर्मल लोग सॉर्ट कर लेते हैं कि भैया ड्रिल करो कहीं पे भी, इतना नीचे जाओ, हॉरिजॉन्टल कर लो, उससे बहुत हीट मिलेगा, और लोग बोलेंगे इंडिया में कि सर इंडिया में तो प्रैक्टिकल नहीं है, ओआरसी प्लांट उतना अच्छा नहीं चलता है। बात एकदम सही है, हम लोग को बड़ा ओआरसी भी नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए आप बना रहे हो, 1 गीगावाट का हीट आ रहा है, तो थोड़ा सा मे बी 100 मेगावाट 200 मेगावाट आप निकालो इलेक्ट्रिकल, और उसका सिर्फ एक काम है भैया, जो ऑक्सिलरी लोड है, मतलब ये सब के लिए जो पंप प्लम्बिंग ये सब चाहिए वो सब चलाओ, बिजली मत बनाओ, हमें सिर्फ कूलिंग चाहिए, और कूलिंग आप कूलिंग से डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये दुबई भी कर सकता है। और बाय द वे, जितने लोगों को बुद्धि है, शहर में बुद्धि है, सब लोग डिस्ट्रिक्ट कूलिंग में जा ही रहे हैं। इंडिया या तो बिना जूता चप्पल खाए जाएगा, या तो जूता मरने के बाद जाएगा, जाएगा तो है ही। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इंडियन एग्जाम्पल, जाना ही है तो वहीं पे उस सबको चलाओ, पर्यावरण का भी भला होगा, फ्री का भी कूलिंग मिल जाएगा, तो 24x7 चलता रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। और रेफ्रिजरेंट नाम का कोई चीज़ ही नहीं है सर, पानी है सर, कोई टेंशन नहीं है। और ओआरसी वाले में पूछेंगे, ओआरसी वाले में क्या चलता है, उसमें प्रोपेन ब्यूटेन ये सब डाला जाता है। और ये एब्जॉर्प्शन चिलर में क्या चलता है, उसमें आपका चलता है पानी एंड लिथियम ब्रोमाइड। वो लिथियम ब्रोमाइड लिक्विड रहता है, तो वो कहीं भाप बन के ऊपर नहीं जाएगा, ओजोन में छेद नहीं करेगा, टेंशन नहीं लेना है। तो ये हमारे लिए सबसे अच्छा औजार है। टेक्नोलॉजी सेम है, नीचे जमीन के नीचे का सारा टेक्नोलॉजी कॉपी पेस्ट करना है। ऊपर बोलना है सर ओआरसी छोटा सा कर दो, हमें ऑक्सिलरी लोड के लिए जो चाहिए ओआरसी आप कर दो छोटा सा, मेन हम उस पर चिलर लगाएंगे। 2 स्टेज, और बाय द वे जो मैं आपको टेम्परेचर बताऊँ, वर्स्ट केस सिनेरियो बताऊँ, सिंगल स्टेज वाला, इतना बड़ा बना रहे हैं आप, डुअल स्टेज अफोर्ड कर सकते हैं, वो 1.3 तक जा सकता है। तो इंडिया के लिए वो ज़्यादा बेटर होगा, और ये बहुत बड़ा समस्या सॉल्व कर देगा। भैया ठंडा कैसे करोगे, क्योंकि दिन रात सुबह शाम ठंडा करते रहना है, ये बोलेगा हम ठंडा कर सकते हैं। एटलीस्ट जो आपके कई कई गीगावाट में बिजली खप रहा है ठंडा करने में, बोले चिलर वाले लोग, उनको हम निपटा लेते हैं। छोटे घर में भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बस इकोनॉमिक्स फचांग वाला। बट हम लोग गैस पाइपलाइन डाल रहे हैं घर में, तो कूलिंग पाइपलाइन उतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, जियो थर्मल का हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इंडिया में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखना, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दूसरा शेयर कर दे, उससे मेरा काफी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कमेंट डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कमेंट लेकर मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।